नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। हम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी वर्तमान समय में इसमें 2018 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसके प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। उसमें हमने राजनीति विज्ञान की जो परीक्षा हुई थी 2018 में प्रवक्ता हेतु, उसके जो प्रश्न पत्र हैं उसके 25 प्रश्नों को अभी तक हल कर लिया है और अब हम इसके आगे के जो 25 प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। और क्रमशः मैं 25 जो प्रश्न हैं उनको अपनी जो है 4 वीडियो में कंप्लीट करूंगा और उसके साथ साथ आपको गूगल ड्राइव के जरिए पूरा का पूरा पेपर सॉल्व पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो तब तक आप लोग बने रहें हमारे चैनल डिजिटल लर्निंग पाठशाला में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अगली बार जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आपको आगामी जो प्रवक्ता की 2021 में जो विषयवार लिखित परीक्षा होनी है उसके लिए थोड़ा सा आइडिया देगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे तैयारी करी जाए अपनी। उसमें काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी, तो अंत तक आप लोग बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे कि होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ए भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, बी भारत के लिए स्वशासन, सी भारत के लिए त्वरित स्वतंत्रता, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 26 का बी, यानी कि होम रूल आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के लिए स्वशासन, यानी कि भारत जो है अपना शासन स्वयं चलाए। तो ये होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था, यानी कि मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसमें जो अनंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना, यानी कि जहां पर किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं होता है, ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना मार्क्स का जो है अंतिम उद्देश्य था। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, ए यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, उसके बाद बी ये दिया गया है कि यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, सी आपको दिया गया है कि यह स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है, डी आपको दिया गया है कि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो जो मॉडर्न लिबरलाइजेशन है ये पारंपरिक उदारवाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है साफ साफ बात की जाती है कि ये विश्व के सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है विश्व को। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैंने सारे जो सही उत्तर हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को काफी मदद होगी क्वेश्चंस को समझने में, उनके उत्तर्स को समझने में। 29 मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई भी पेपर सॉल्व करें, एट फर्स्ट टू नो द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस में पूछा गया है। हम लोग कई बार क्वेश्चंस के नेचर को नहीं समझते हैं और उसके गलत उत्तर को, इस वजह से हम उसके गलत उत्तर टिक कर लेते हैं, तो गलत विकल्प का चयन कर लेते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए कि क्वेश्चन की प्रकृति को जरूर समझें। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उसे क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को सही से समझिए। आपसे कहा गया कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो डेविड स्टन इसका सही उत्तर है कि डेविड स्टन जो है इसके विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जबकि बाकी के ये तीनों, पैरेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिचेल्स की बात करें तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो यही चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कहा गया कि उत्तर व्यवहारवाद बल देता है, किस पर बल देता है। तो ये 2 चीजों पर बल देता है, उपादेयता पर भी और कृत्य पर भी। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे ए में उपादेयता, बी में कृत्य पर, सी में आपसे कह रहा है कि ये दोनों सही हैं, और डी में आपसे कह रहा है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो ये दोनों, उपादेयता और कृत्य दोनों पर ही जो है उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म इस पर फोकस करता है। उसके बाद 32 जो है डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में मांग, बी समर्थन, सी पुनः निवेश, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से तीनों चीजें सही हैं। डेविड स्टन के जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है उसके मुख्य चर जो है आपके मांग है, समर्थन है
और पुनः निवेश, ये तीनों चीजें इसमें शामिल होती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो ये कथन जो है अरस्तु का है, अरिस्टोटल भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। इसमें साफ सीधी बात बता दें कि सीधे सीधे सही उत्तर का चयन करेंगे तो 6 माह से अधिक, यदि सही विकल्प का चयन करेंगे तो संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम जो अंतराल होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 35 में आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर परिधीय देश केंद्र पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर जितने भी परिधीय देश हैं, यानी कि जो आपकी परिधीय सीमा पर हैं, कहने का मतलब जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में जो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि जो बाउंड्री होती है उसकी, जिसे हम परिधि बोलते हैं, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो उस पर जो स्थित देश होते हैं वहां पे रॉ मटेरियल्स होता है। जैसे आप इंडिया की बात करेंगे तो ये परिधि पर स्थित देश है, तो ये यहाँ पर रॉ मटेरियल्स है, और ये रॉ मटेरियल्स यहाँ पे से रॉ मटेरियल किसके पास जाते हैं? जो सेंटर पर स्थित देश हैं, और वो लोग फिर मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को और वापस फिर यहाँ पर भेजते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आमतौर पर जो परिधि देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, परिधि देश केंद्र पर निर्भर होते हैं, वो है निर्मित सामान के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्मित सामान के लिए, खनिज पदार्थों के लिए नहीं, कच्चे माल के लिए नहीं, उपरोक्त सभी के लिए। यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी देखिए रॉ मटेरियल्स है और मिनरल्स है। जैसे ब्रिटेन जैसे 2 देश थे, वो सेंट्रल पर स्थित देश थे, और वो क्या करते थे? भारत से कच्चे माल को ले जाते थे, और कच्चे माल को ले जाकर जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके भारत में लेकर आते थे, और उन्हें अधिक दामों पर जो है बेचते थे। इस वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत अधिक जो है प्रभावित हुई या फिर कमजोर हो गई। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कहने का मतलब भाई कहीं पर कोई अपराधी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, और किसी ने अच्छा काम किया तो पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उससे समाज में सुख की वृद्धि जो है संभव होती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। यहां पर ये जो बात कही गई वो जेरेमी बेंथन ने कही गई है, यानी 36 का ए ऑप्शन सही होगा। 37 में कहा गया एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की संस्थाएं क्या क्या हैं? तो इसमें परिवार भी आता है, पाठशाला भी आती है और धार्मिक संस्थाएं भी आती है। दीज ऑल आर द ये जो है सिविल सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस हैं। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिविल सोसाइटी। इट्स मीन्स फैमिली, पाठशाला एंड रिलीजन इंस्टीट्यूट। जो रिलीजन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे सिविल सोसाइटी की संस्थाएं हैं, ये अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्सी। ये ध्यान रखिएगा। 38, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 38 में निम्नलिखित महिलाओं में से कौन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है? तो बेलमती चौहान दिया गया, हंसा धनाई दिया गया, सुशीला बलूनी दिया गया। तो उपरोक्त सभी ये तीनों की तीनों जो है राज्य आंदोलन से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से। 39 में पूछा गया है कि संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के द्वारा निम्न में से कौन सी संस्थाएं मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती हैं, मतलब कि जो जरूरी है वहां पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। 39 का ए यानी कि संसद। 40 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? स्वतंत्रता और समानता के मध्य, तो ये है जॉन रॉल्स। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, जॉन रॉल्स। उसके बाद 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 41 क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो आपको दिया गया ऑप्शन ए भौगोलिक समीपता, बी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता, सी केंद्र राज्य समन्वय, डी उपरोक्त सभी। तो जब भी आप संघात्मक सरकार के सफल संगठन के लिए आवश्यक शर्तें मानते हैं तो तीनों चीजें आती हैं, भौगोलिक समीपता भी आती है, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में समानता भी आती है, और केंद्र राज्य में समन्वय भी आता है। उसके बाद 42 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य होता है, ये ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यानी कि जब भी हम बात करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं,
what are the goals of directive principle? तो directive principle establishes the social and economic democracy in any nations. और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, they establish the फंडामेंटल राइट्स establish पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे राजनीतिक लोकतंत्र की जो है स्थापना होती है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये जो अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी वो S.E. फाइनर ने दी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हम बात करें कि राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, वो है व्यक्तिवाद ने। किसने माना है? व्यक्तिवाद ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम डिस्कस करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? यानी कि किसको जो सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचार को नए रूप में प्रस्तुत किया है, वो है जॉन रॉल्स, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं, संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर इसके आलोचक नहीं है, बाकी के तीनों इसके आलोचक हैं, यानी क्रैब, हॉलैंड एंड डिग्वी। इसका 47 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो यही जो है जो युग्म है सही नहीं, क्योंकि जो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी थी वो 1963 में हुई थी, न कि 1965 में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी परमाणु अप्रसार संधि 1968 सही है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसे CTBT भी कहते हैं वो 1996 सही है। भारत में का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998, ये भी सही है। उसके बाद आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रासंगिकता का जो सिद्धांत है डेविड स्टर्न का, वो व्यवहारवाद के सिद्धांत का लक्षण नहीं है। बाकी के व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण और समग्रता, ये व्यवहारवाद के सिद्धांत के लक्षण हैं, जबकि प्रासंगिकता का सिद्धांत इसका लक्षण नहीं है। 49 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नहीं है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है वो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की पद्धति नहीं होती है। बाकी द्वितीय मतदान प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सूची प्रणाली, ये तीनों ही अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसके 50 में है, सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा दिया गया है? सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन जो किया गया है वो किया गया है माओ के द्वारा। ये चीन में जो है साम्यवादी क्रांति लेकर आए थे माओ के नेतृत्व में ही चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो और इन्होंने ही सांस्कृतिक क्रांति एवं स्थायी क्रांति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, ये ध्यान रखिएगा। वो कौन है? माओ है। बाकी के बचे हुए इसके जो क्वेश्चंस हैं 25 करके इसकी नेक्स्ट जो 2 वीडियो आएंगी उसमें हम बाकी के जो 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चन आए हुए थे 2018 के पेपर में, लेकिन इस बार आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इस बार जो है 200 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 200 अंकों के 200 क्वेश्चंस होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग बहुत गंभीरता से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, मेहनत करिए, ताकि आप लोग भी उत्तराखंड की जो प्रवक्ता परीक्षा है उसको बेहतर तरीके से जो है क्वालिफाई कर पाएं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के लिए मैं आगे क्रमशः जो इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस YouTube चैनल को शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। यदि आप लोगों के कोई सुझाव है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर समझाइएगा, जरूर बताइएगा, ताकि हम और बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।